नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। दोस्तों, इकोनॉमिक की क्लास आइए शुरुआत करते हैं। तो इकोनॉमिक की क्लास में हमने अब तक नियोजन को देख लिया था। भारत में नियोजन के क्या प्रभाव पड़े उसको देखा जाएगा। तो 1930 के दशक तक नियोजन का विचार भारत में बौद्धिक तथा राजनैतिक चर्चाओं का स्थान बन चुका था। भारत में नियोजन की अनिवार्यता दर्शाते अनेक प्रस्ताव लाए गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार पर इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इन प्रस्तावों की उपयोगिता स्वतंत्र भारत में तब सार्थक हुई जब नियोजन अर्थव्यवस्था का रास्ता साफ अपनाया गया। उसके उपरांत विश्वेश्वरैया योजना आया। भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा को प्रस्तुत करने का श्रेय लोकप्रिय अभियंता तथा मैसूर राज्य के पूर्व दीवान M.N. विश्वेश्वरैया को जाता है, जो उनकी पुस्तक द फंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934 में प्रकाशित में उल्लेखित है। राज्य नियोजन के उनके विचार वास्तव में लोकतांत्रिक पूंजीवादी अमेरिका की तरह का में व्यवहारिक व उपयोगी थे, जिनमें औद्योगिकरण पर बल था, कृषि क्षेत्र में श्रम का उद्योग की ओर संक्रमण, जिनके माध्यम से एक दूसरे में राष्ट्रीय आय को दुगना करने का लक्ष्य था। फिक्की का प्रस्ताव द फिक्की प्रपोजल्स 1943 में फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा भारत में राष्ट्रीय नियोजन की गंभीर जरूरतों को बताया गया। फिक्की भारतीय उद्योगपतियों का सर्वप्रमुख संगठन था। इनके अध्यक्ष N.R. राय सरकार ने हस्तक्षेप को बीते युग का सिद्धांत घोषित कर दिया और कहा कि भारत जैसे पिछड़े देश में आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए, जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों को समावेश हो। पूंजीपति वर्ग की राय हाजिर करते हुए उन्होंने कहा कि 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवादियों जैसे M.G. रानाडे तथा दादा भाई नेहरूजी का आर्थिक चिंतन अर्थव्यवस्था में राज्य की प्रभावी भूमिका के पक्ष में था और बाजार की प्रक्रियाओं जैसे मार्केट मैकेनिज्म की सफलता को लेकर संदेह व्यक्त किया कर रहा था। इस दृष्टि की ओर किन्स के अर्थशास्त्रीय सिद्धांत में बल मिला, जो कि अमेरिका में महामंदी के दौरान आया, द न्यू डील के रूप में, जबकि दूसरी ओर राष्ट्रीय नियोजन में सोवियत प्रयोगों से इस प्रकार की भारत में पूंजीपति वर्ग इस घटना के गहरे प्रभाव से रहे। उन कांग्रेस योजना द कांग्रेस प्लान, हालांकि महात्मा गांधी सहित अनेक गांधीवादी तथा कुछ व्यवसायी संपत्तिवान कांग्रेसी केंद्रीकृत राज्य नियोजन के प्रति पार्टी की किसी प्रतिबद्धता के पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC का गठन किया गया और जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इस समिति को जिम्मेदारी दी गई कि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों के विकास की ठोस नीति को एवं कार्यक्रमों को तैयार किया जाए। इसके उपरांत युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी जून 1941 में भारत सरकार ने लोगों की मांग पर एक युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति का गठन किया, जिसे अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन का विभिन्न योजनाओं पर विचार करना था। दूसरा, अर्थशास्त्रियों की परामर्शदात्री समिति कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ इकोनॉमिस्ट रामास्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में 1941 में अर्थशास्त्रियों ने एक परामर्शदात्री समिति का गठन हुआ, जिससे कि अपेक्षा की गई कि वह 4 युद्धोत्तर समितियों का गठन करेंगे। तीसरा, योजना एवं विकास विभाग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सभी संभावित विलंब के पश्चात 1944 में सरकार ने योजना एवं विकास विभाग का गठन किया। वायसराय कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य की अगुवाई में, जिससे कि देश में योजना कार्यक्रम का संगठन एवं समन्वय किया जा सके। आदेशीर दलाल बॉम्बे प्लान के नियंत्रक इसके कार्यकारी सदस्य नियुक्त किए गए। विशेषज्ञों के 20 पैनल
गठित किए गए केंद्रीय विभागों एवं प्रांतीय भारतीय राजनीति शास्त्रियों और औद्योगिक के लिए विस्तृत योजना तैयार के लिए आमंत्रित किए गए सलाहकार योजना बोर्ड एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड अक्टूबर 1946 में भारत ने एक कमेटी की नियुक्ति की। सलाहकार योजना बोर्ड जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा अब तक बनाई गई योजनाओं, राष्ट्रीय योजना समिति के कार्यों एवं अन्यान्य योजनाओं के प्रस्तावों की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया। इसके साथ ही बोर्ड के नियोजन के भावी तथा तंत्र उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं के संबंध में अपनी अनुशंसाएं भी देनी थी। बोर्ड ने एक अधिकार संपन्न संगठन के गठन की सलाह दी जो सीधे मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी हो। जो लगातार बोर्ड ने 1947 में अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से विचार व्यक्त किया कि बड़े उद्योगों का समुचित विकास तभी संभव है जब राजनीतिक इकाई, चाहे वह केंद्र हो या राज्य, एक साझी योजना के अनुरूप कार्य करने की पर सहमति हो। इस सुझाव पर स्वतंत्र भारत में नियोजन प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव हुआ, लेकिन इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय नियोजन के केंद्रीकृत होने की प्रवृत्ति भी विद्यमान थी, जिसके विरोध में अनेक राज्य आपत्ति उठा सकते थे। द बॉम्बे प्लान भारत के आर्थिक विकास की योजना, अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का लोकप्रिय नामांकरण बॉम्बे प्लान हो गया, जिसे भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक वर्ग ने तैयार किया था। इसमें 8 पूंजीपति शामिल थे: पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, J.R.D. टाटा, G.D. बिरला, लाल श्रीराम, कस्तूरभाई लाल भाई, A.D. श्रॉफ, आर्देशीर दलाल तथा जॉन मथाई। 1918 यह योजना 1944-45 में प्रकाशित हुई। उपरोक्त 8 पूंजीपतियों में पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। कृषि पुनर्संरचना के मामले में मूलभूत सहमति सभी प्रकार के बिचौलियों, जमींदार उन्मूलन का उन्मूलन, न्यूनतम मजदूरी, कृषक उत्पादों को न्यूनतम अथवा उचित मजदूरी की गारंटी, सहकारी संस्थाएं, ऋण एवं विपणन सहायता। दूसरा था कि औद्योगिकरण पर सहमति, जिसके तहत दोनों योजनाओं ने भारी पूंजीगत वस्तुओं तथा मूल उद्योगों बॉम्बे ने अपने कुल योजना आकार का 35% इसे आवंटित करने पर जोर दिया था। तीसरा, सोवियत योजना में सीख लेकर एनपीसी तथा बॉम्बे प्लान दोनों अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योग का भी विकास साथ साथ ही चाहते थे, लेकिन थोड़ी धीमी गति से। चौथा था कि दोनों योजनाएं मध्यम उद्योगी एवं लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने को महत्वपूर्ण मानती थी, क्योंकि इनमें अधिक रोजगार पैदा किया जा सकता था और बदले में इन्हें कम पूंजी पर कमतर स्तरों पर संयंत्र तथा मशीनी आवश्यकता थी। पांचवा था कि दोनों योजनाएं मानती थी कि राज्य की अर्थव्यवस्था में नियोजन नियंत्रण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यापार, उद्योग, बैंकिंग के राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक कोष अथवा प्रत्यक्ष एवं अत्यधिक नियंत्रण के माध्यम से एक सक्रिय भूमिका निभाई जा सकती है। छठा, दोनों ही परियोजनाओं ने समाज कल्याण के व्यापक उपायों का पक्ष लिया, जिसका कि काम अधिक एवं पूर्ण रोजगार, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, जल एवं स्वच्छता, निःशुल्क शिक्षा, बेरोजगारी एवं बीमारी के लिए सामाजिक बीमा पर अधिक सरकारी खर्च तथा उपयोगी सेवाओं जैसे कि सभी वस्तुओं को सबको दिला जाए। फिर सातवां था कि दोनों ही योजनाएं एक जैसी बनाए जाने पर एकमत थी, जिसमें माध्यम से असमताओं को दूर किया जा सके। प्रगतिशील करारोपण तथा धन के केंद्रीकरण पर जोर लगाया गया। जन योजना द पीपल प्लान्स 1945 में एक और योजना सामने आई, जिसका निर्माण रेडिकल ह्यूमनिस्ट नेता M.N. राय ने किया, जो कि युद्धोत्तर पुनर्निर्मित समिति इंडियन ट्रेड यूनियन के संबंध के अध्यक्ष थे। यह योजना मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित थी, जिसमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि गांधीवादी एनपीसी तथा बॉम्बे प्लान के
केंद्रीकृत नियोजन, राज्यों की अर्थव्यवस्था में प्रभावी भूमिका तथा औद्योगिकरण पर बल देने जैसे विचारों से सहमत नहीं थे। गांधी के लिए मशीनें, वाणिज्यकरण तथा केंद्रीकृत राज्य सरकारें थी। इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों की प्रमुखता दी गई। अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि भारतीय योजनाकरण में समाजवादी रुझान है, जिसके पीछे यह योजना 99 के दशक में यूनाइटेड फ्रंट सरकार तथा 2004 के यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए के नाम से किया गया। सर्वोदय योजना, द सर्वोदय प्लान्स एंड एनसीपी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के पश्चात जब सरकार पंचवर्षीय योजना को लागू करने की तैयारी कर रही थी, भारत के नियोजित विकास का एक खाका प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने 1950 में प्रस्तुत किया, जिसमें सर्वोदय के नाम से जाना जाता है। इस योजना की मूल प्रेरणा गांधी पद्धति का सामुदायिक संरचना कार्य की ट्रस्टशिप थी। साथ ही सर्वोदय नेता विनोबा भावे की सर्वोदय का विचार भी इसमें समाविष्ट था। विनोबा भावे भूदान जैसे आंदोलन चलाए थे, जिसमें लोगों से गरीबों लोगों के लिए भूमि दान करने की अपील करते थे और गांव-गांव ढोल बजाते थे। इस योजना में विन्यासतः प्रमुख विचार गांधीवादी योजना से बहुत मिलते जुलते थे, जैसे कि कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग पर बल, आत्मनिर्भरता एवं विदेशी पूंजी तथा तकनीकी पर प्रायः नगण्य निर्भरता, भूमि सुधार, आत्मनिर्भर गांव तथा योजना को विकेंद्रीकृत सहभागी प्रकार आदि। इस योजना में कुछ विचारकों को भारत द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजना में उचित महत्व प्राप्त हुआ। 1960 के दशक की शुरुआत तक जयप्रकाश नारायण भारत के नियोजन प्रक्रिया के कटु आलोचक बन गए थे, विशेषकर इस केंद्रीकरण की बढ़ती प्रकृति तथा इसमें जन सहभागिता की अनुपस्थिति को लेकर। वास्तव में लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का विचार तत्कालीन स्थापित शक्ति संरचना, विधायकों, सांसदों, नौकरशाहों तथा राज्य स्तरीय राजनीतिक नेताओं को बिल्कुल रास नहीं आया था। कुछ क्षेत्रवार रिपोर्ट, सम एरिया वाइज रिपोर्ट 1940 के दशक तक भारत में नियोजित विकास की जरूरतों को अधिकाधिक मान्यता मिल गई थी। लोकप्रिय जनमत के बाद दबाव में भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ नियोजित कार्यवाही करनी शुरू की। 1940 के दशक में हम अनेक क्षेत्र विशिष्ट रिपोर्ट प्रकाशित होते देखते हैं। कृषि ऋण पर गाडगिल रिपोर्ट, कृषि विकास पर खेतराग रिपोर्ट, कृषि मूल्य पर कृष्णा भाचारी रिपोर्ट तथा सहकारी समिति पर सरैया रिपोर्ट, सिंचाई पर अनेक रिपोर्ट। इन सब रिपोर्टों को सावधानी पूर्वक एवं पर्याप्त विद्वता एवं दक्षता के साथ तैयार किया गया था, लेकिन सरकार इसके निष्कर्षों को लागू करने के प्रति तनिक भी उत्साहित नहीं दिखी। लेकिन स्वतंत्र भारत में इन रिपोर्टों का बहुत लाभ उठाया गया। जबकि नियोजन की शुरुआत की गई, एक केंद्रीय नियोजन निर्माण होना चाहिए जिसमें राज्य एक सक्रिय भूमिका अदा करे, जिसमें कि सामाजिक आर्थिक विकास हो तथा मानव जीवन स्तर से तीव्र उठान आए। नियंत्रण एवं लाइसेंसीकरण व्यवस्था रूप से ही हो, जिसमें कि निवेश को वांछनीय चैनलों में निर्देशित किया जा सके तथा समत्वपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जा सके, जबकि अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र में संतुलन विकास होना चाहिए। मूलभूत उद्योगों की स्थापना विशेष रूप से जरूरी एवं महत्वपूर्ण है। इसमें राज्य के स्वामित्व वाले एक राज्य नियंत्रण उद्यमों की एक विशेष भूमिका है। भारत सरकार द्वारा तैयार योजना, बॉम्बे प्लान एवं अन्य योजनाओं जिसकी ऊपर चर्चा की गई है, एनसीपी तथा सर्वोदय प्लान को छोड़कर की गंभीर सीमाएं भी थी। जब उन्हें तैयार किया गया तब तक यह मालूम हो चुका था कि सत्ता के हस्तांतरण से अब विलंब नहीं है, लेकिन सरकार के स्वरूप के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न अनुभव था। योजनाएं अधिकतर विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की गई थी और इनमें कोई आपसी समन्वय नहीं था। योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग,
भारत में नियोजन जनकांक्षाओं तथा भविष्य के सपनों को साकार करने का एक उपकरण था। हम जानते हैं कि भविष्य के भारत की नींव एक दिन में नहीं पड़ी। सपनों का भारत अपने प्रक्रिया के समूचे स्वतंत्रता आंदोलन काल के दौरान चल रही इन आकांक्षाओं और लक्ष्यों को राष्ट्रीय योजना समिति एनपीसी की रिपोर्ट, संविधान सभा की चर्चाओं तथा अंततः संविधान की समुचित महत्व का वह स्थान मिला। नियोजन के विषय में चली चर्चाएं कुछ एक ऐतिहासिक विमर्श इस पर दिशा में हमारी मार्गदर्शन करते हैं। पहला, सारी परिस्थितियों दशाओं में निर्मित सामाजिक दर्शन के आलोक में समीक्षा करते हुए संविधान सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बढ़ती आकांक्षाओं की क्रांति को रचनात्मक दिशा में मोड़ने के लिए भारत को सावधानी से सुनियोजित दीर्घकालीन सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए दृढ़ संकल्पित प्रयास करना चाहिए। साथ ही आधुनिक वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी प्रगति का उपयोग कर जीवन स्तर में द्रुत एवं प्रशंसनीय सुधार किया जा सके। साथियों, प्लानिंग तैयार की गई जो स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश सरकार को भारतीय लोग देते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार उनको मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसका हमारे संविधान में, स्वतंत्र भारत में काफ़ी ज़्यादा उसका योगदान रहा और हमारे भूदान आंदोलन चलाने वाले विनोबा भावे और अन्य नेता जो है इसमें सहयोगी बने। तो साथियों, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर कल एक नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।